एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हिकारू योसुमी के साथ में स्कूल जाने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। जो सब झाड़ियों में से छुपकर वो तीनों देख रहे होते हैं, जिससे उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। और तमाओ गुस्से में सोच रही होती है कि आखिर इस डबल बैटरी का हिम्मत कैसे हो रहा है। क्या उसको लगता है कि वो हिकारू से क्लिंग होकर बहुत ही ज़्यादा महान बन गया है। मुझे तो लगा था कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है जब मैं ये सुनी थी कि वो उस सीरियस बिजनेस लॉन्जरी से ट्रॉमाटाइज हो गया है, लेकिन पता नहीं कैसे चीज़ें तो उन दोनों के बीच में और ज़्यादा अच्छा हो गया है। तभी नारुमी कहती है, लगता है कि अब मुझको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये बोलकर वो उससे कहती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ही बड़ी एग हेडेड हो, इसलिए तुम्हारा सारा का सारा प्लान भी ल्यूक बम निकला। तुम काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट थी, इसलिए योशिमी को पता कभी चला ही नहीं था कि कुछ गलत भी हो रहा है। तमाओ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है, आखिर मैं एग हेडेड कैसे हो गई? हम यहाँ पर हिकारू और उसका बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं, तुमको पता है ना। नारुमी कहती है कि इस तरह के प्लॉट्स के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा टेरिबल हूँ, मैं तो एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता लेना ज़्यादा पसंद करूँगी। ये बोलकर वो अपने कंस्ट्रक्शन ग्रुप की एम्प्लॉय को बुलाती है, जो कि देखने में एम्प्लॉय कम और गुंडे ज़्यादा लग रहे होते हैं। जो लोग आकर योशिमी को पीट कर उसका हाथ पैर तोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। उसके दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रही हो, ये तो तुम सीधा स्टूपिड चीज़ें कर रही हो। और वैसे भी एक मॉडर्न मांगा में गुंडे को ला देना, तुमको नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है? हम लोग 20s में है, कम से कम ऐसा भेष बदलो कि लोगों को पता ना चले कि ये लोग गुंडे हैं। वो गुंडे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोग के गुंडे नहीं हैं, बल्कि हम लोग के लेजिटिमेट बिजनेसमैन है। तभी नारुमी कहते, कम ऑन, ये सिर्फ बाहर से देखने में थोड़ा सा रफ दिख रहे हैं। वेल, जो भी हो, तुम लोग अब सिर्फ बैठकर तमाशा देखो। ये बोलकर वो अपने लोगों को योशिमी को किडनैप करने के लिए कहती है, इसलिए वो लोग देखते ही देखते हिकारू के नाक के नीचे से उसको किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। वहीं पर अचानक अपने आप को किडनैप हुआ देखकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी किडनैपर चिल्लाते हुए कहता है कि चिल्लाना बंद करो वरना चिल्लाने लायक नहीं रहोगे। अब कुछ देर के बाद में वो लोग उसको एक फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जहाँ पर नारुमी उससे आकर हाई हेलो करके अपना साथ फाइट करने के लिए कहती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ हिकारू ही एकदम अप्रप्ट चीज़ करती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके सभी के सभी दोस्ती ऐसी है। बाय द वे, आकर तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहती हो, वो पूछता है। नारुमी इसका जवाब देते हुए कहती है कि जो पहले अपने घुटने पर गिरेगा वही लूजर होगा, और अगर तुम हारते हो तो तुमको हिकारू के साथ में ब्रेकअप करना होगा। बोलो, ये सिंपल है ना। योशिमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि आखिर क्या सिंपल है, आखिर इसमें सिंपल ही क्या है। पहली बात, तुम एक लड़की हो, मैं तो किसी बंदे को भी पीटना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे बारे में तो भूल ही जाओ। नारुमी एकदम डिटरमाइंड होकर कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट हूँ। योशिमी कहा था, देखो तुम अगर चाहती हो कि हम दोनों ब्रेकअप कर ले तो ये हार्डली ही मेरा फैसला होने वाला है। मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास में चीज़ें अपने हिसाब से करने का तुम्हारे पास पावर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक आम बंदे को अपने ईगो के कारण अपना प्लेथिंग बना लोगे। नारुमी चिल्लाते हुए कहते, फालतू का बकवास करना बंद करो और चुपचाप आकर मुझसे फाइट करो। योशिमी कहता है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर वो कहती है, अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो जल्दी से जाकर उससे ब्रेकअप कर लो। योशिमी चिल्लाते हुए कहता, मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ। नारुमी अब इरिटेट होते हुए कहती है कि डॉज करना बंद करो और चुपचाप मुझसे फाइट करो। वहीं पर वो सब देखकर उसके दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा सदमे में चले गए होते हैं और कहते हैं कि वो तो घंटों से उसके अटैक को ऐसे डॉज कर रहा है और भाग रहा है। वहीं पर नारुमी को दिखाते हैं, जो कि पीटने के लिए उसका पीछा कर ही रही होती है, कि तभी 1 घंटे के बाद में उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जो देखकर योशिमी कहता है, वेल, तुम अपने घुटने पर आ गई हो। ये सुनकर नारुमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैं अभी तक हारी नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मैं हारी नहीं हूँ। देखो, ये 2 आउट ऑफ 3 गेम था, अभी हमारा 2 राउंड और बच रहा है। ये बोलकर वो उसको अपना ट्रेजिक फास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो अपने विल पावर के दम पर यहाँ तक पहुँची है, कैसे वो तब तक हार नहीं मानती है जब तक वो जीत नहीं जाती है। वो सब बताकर वो कहती है कि इसलिए मैं कभी भी हारूंगी ही नहीं, मैं इस मैच को तब तक जारी रखूंगी जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगी। वो सब सुनकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है कि ये तो विल पावर को काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप डेफिनेशन बना ली है।
ये सोचकर वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अब यहीं पर रुक जाना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम कुछ देर पहले लिटरली अपने पैरों को स्ट्रेन कर ली हो, तुम्हारे पैरों में मोच आ गई है। अगर तुम इसी तरह से जिद करते रहोगी तो तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तभी उसके सभी लोग चिल्लाकर कहने लगे होते हैं कि ओए डबल बैटरी, हमारी यंग मिस को कम मत समझो। मिस नारुमी ऐसी कोई पर्सन नहीं है जो कि आसानी से हार मान ले, उसके पास में काफ़ी सारा विल पावर है। वहीं पर नारुमी भी कहती है कि हमारे फैमिली में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि सिर्फ अपने पैर में मोच आ जाने के कारण हार मान ले। उस जिद्दी नारुमी को देखकर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग किसी बैठकर खेलने वाले गेम में कम्पीट करते हैं, क्यों ना हम लोग वीडियो गेम से कम्पीट करते हैं। अरे हाँ, वीडियो गेम ही बेस्ट रहेगा क्योंकि मैं इसमें काफ़ी आसानी से जीत भी जाता हूँ। ये बोलकर वो सोचता मेरे पास में जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वहीं पर नारुमी उसका वैसा एटीट्यूड को देखकर गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारा ये एटीट्यूड को और नहीं देख सकती हूँ, मैं ज़रूर तुमको इस वीडियो गेम में हरा के ही रहूँगी। जो देखकर योशिमी सोचता है कि अच्छा हुआ कि ये एक इडियट निकली। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर योशिमी देखते ही देखते काफ़ी आसानी से कई बार जीतते रहता है। उससे अब योशिमी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है और वो कहता है कि देखो अब मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। आई एम श्योर कि हिकारू काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होगी। जैसे ही वो ये कहता ही है कि तभी शिगेमोरी अपना कार से फैक्ट्री के दीवार में अटैक करके छेद करके आ जाती है। जो देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। वहीं पर हिकारू जल्दी से कार में से निकलकर आकर उसको गले लगकर कहने लगी होती है कि तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता मुझे होने लगी थी। तुम अपना मोबाइल भी गिरा दिए थे, इसलिए तुमको ढूंढने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग गया था। क्यों ना मैं तुम्हारे बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दूं जिससे तुम भागने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाओगे। वहीं पर वो देखकर वो दोनों कहती है कि वो डोजिंग और डकिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो फिर भी हिकारू द्वारा एक ही सेकंड में कैसे पकड़ लिया गया। वेल, हिकारू मित्सुबिशी तो सच में कुछ और ही प्राणी है। वहीं पर कुछ देर के बाद में योशिमी उससे कहता है कि वेल, तुम मुझे लगता है कि 1 घंटे से हग कर रही हो, क्या अब तुम मुझे छोड़ सकती हो। इसके जवाब में हिकारू उसको और कसकर हग करते हुए कहते बिल्कुल नहीं, लेकिन जल्दी ही छोड़ते हुए कहते मुझे माफ़ कर देना, मुझको बस तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। जब तुम किडनैप हो गए थे तब तुम्हारा हालत के बारे में सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। जब मैं छोटी थी तब मैं काफ़ी बार किडनैप हो चुकी हूँ, इसलिए मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि किडनैपर तुम्हारे साथ क्या हालत कर रहा होगा। वहीं पर उसका किडनैप होने वाला बात को जानकर योशिमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये इन सभी चीज़ों से डील की है, इसलिए ऐसा रिएक्शन करना तो वे लाजमी है। वहीं पर वो कहते हैं तुम्हारे किडनैपर का बहुत ही बुरा हालत करने के बारे में मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे तो ये पता चल रहा है कि ये तो मेरी दोस्त ही निकली। योशिमी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरे साथ गेम खेलना चाहती थी। ये सुनकर हिकारू पाउट करते हुए कहते ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेली हूँ और तुम एक दूसरे लड़की के साथ खेल चुके हो। योशिमी कहता देखो अब से मैं और ज़्यादा केयरफुल रहूँगा, इसलिए तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता ना करूँ तो जल्दी से मेरे क्लोजर आकर मुझे कंफर्ट करो। योशिमी थोड़ा सा चौंक हो जाता है और कहता है क्यों, मेरा मतलब है कि कुछ घंटे से तो हम लोग वैसे ही कर रहे थे ना। वो कहती है कि जब दो लोग हग करते हैं तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि शांति वाला फीलिंग को प्रमोट करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और ज़्यादा हग करो जिससे मेरा बचा हुआ थोड़ा सा भी चिंता वो भी ख़त्म हो जाए। योशिमी थोड़ा सा नर्वस होते हुए सोचते हैं कि कुछ देर पहले ही तो ये मुझे हग कर रही थी, लगता है कि वो इनफ नहीं था। ऑफ कोर्स एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को हग करना मेरे लिए सपना सच होने जैसा बात है, लेकिन अब जबकि इतने सारे लोग तमाशबीन बन के देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वहीं पर वो सभी लोग देखकर कहने लगे होते हैं कि क्या हुआ, तुम उसको गले क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या तुम उसे उसके फ्रेंड के सामने एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा प्राइड नहीं है, जल्दी से उसको हक क्यों नहीं कर लेते हो। वहीं पर उसको हग ना करते देखकर हिकारू थोड़ी सी निराश होने लगती है, जिससे उसके सितारे टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। जो देखकर योशिमी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए सोचने लगता है अरे नहीं, वो तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रही है, ऐसे तो वो और ज़्यादा एंग्जियस हो जाएगी, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मुझे ऐसा एक्ट करना चाहिए ना। ये सोचकर वो जल्दी से उसको हग कर लेता है और पूछता है कि अब तुम अच्छा फील कर रही हो ना। हिकारू उसको भी हक करते हुए कहने लगी होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अब तो मुझे मेरे सभी का सभी चिंता मेरा ख़त्म हो गया है। बोलो मैं अभी तुमको जो अपना हक रिटर्न की हूँ उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल रिएक्शन जानना चाहती हूँ जिससे मैं फ्यूचर के लिए और अच्छी तरह से तैयार रहूँ।
योसमी कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हक का कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे दूं। ये बोलकर वो जैसा जैसा फील किया होता है वो सब कुछ शर्माते हुए बता देता है। जो सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसको और कसकर हक करने लगती है। वहीं पर वो सब देखकर तमाओ पूछती है आखिर वो लोग कब तक ये नाटक कंटिन्यू करने वाले हैं। शिगेमोरी कहती है कि मैं उसका फ़ोटो खींच लेती हूँ, अगर मिस्ट्रेस कभी देखना चाहेगी तो मैं दिखा दूंगी। अब इसके बाद में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिकारू थोड़ी सी चिंता भरी स्वर में कहती है कि कल के तुम्हारे किडनैपिंग वाला केस को लेकर मैं तुमसे सिंसियरली माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे कारण तुमको ये हार्म सहना पड़ा। योसुमी कहता है कि तुमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं अपना और ज़्यादा ख्याल रखूँगा। हिकारू पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे साथ फिर से कुछ भी गड़बड़ होने से रोकने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही साथ रहना शुरू कर दे। ये सुनकर योसुमी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। हिकारू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि आई एम श्योर कि एक साथ रहने से हम लोग और ज़्यादा क्लोजर आ जाएंगे और हमारे लिए एक साथ वीडियो गेम खेलना और ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। नारुमी तुम्हारे साथ खेल चुकी है, मैं भी खेलना चाहती हूँ। अब इसी के साथ में वो जाकर उसके पेरेंट्स से भी बात कर लेती है और किसी तरह से उनको भी अग्री करवा लेती है। जो देखकर योसुमी कहने लगा होता है कि देखो इसके बारे में अच्छे से सोच लो, तुम लोग सीरियस तो नहीं हो ना। हालांकि हम लोग डेट कर रहे हैं मगर फिर भी अनरिलेटेड अपोजिट सेक्स के टीनेजर को एक ही छत के नीचे रहना ये ठीक तो नहीं लग रहा है। वहीं पर हिकारू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपने पेरेंट्स का परमिशन उसको दिखाते हुए कहती है कि तुमको उनको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब देखकर अब योसुमी को हार मानना ही पड़ता है, इसलिए वो पूछता ठीक है अब बताओ कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा बगल वाला रूम ऑक्यूपाइड नहीं है लेकिन हम लोग उसको स्टोरेज रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हिकारू कहते कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। जो सुनकर योसुमी थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि नो वे, तुम्हारे जैसे हाई क्लास की लेडी स्टोरेज रूम में कैसे रह सकती है। वो कहती है कि इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बचपन में रैंसम के लिए कई बार किडनैप हुई थी तब वो लोग मुझे स्टोरेज रूम में ही रखा करते थे, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। योसुमी कहा था तुम्हें ये सभी चीज़ें इतना ज़्यादा हंसते हुए नहीं कहने चाहिए। वहीं पर हिकारू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रही होती है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में माइंड नहीं करूँगी, उसके बाद में हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। योसुमी थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता ठीक है, मैं सभी जंक को साफ करना शुरू कर देता हूँ। हिकारू भी उसका हेल्प करने के लिए कहती है, जिसको कि योसुमी मना करते हुए कहता है कि नहीं यहाँ पर काफ़ी सारे भारी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी हाथ गंदा हो जाए। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर वो लोग अपना काम शुरू कर दिए होते हैं और उसके फादर उससे कहते हैं कि हिकारू सच में ऑनेस्ट और अपराइट गर्ल है। योसुमी कहता है कि हाँ, हालांकि वो अमीर है लेकिन वो फिर भी मेरे जैसे बंदे को कैसे चुन ली है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि उसका चॉइस आर्बिट्रेरी है, मेरा मतलब कि ऐसे थोड़ी चुन ली है, शायद मुझे पता है कि वो तुमको क्यों चुनी है। योसुमी पूछता है मतलब। उसके फादर बताते हैं कि जैसे तुम हमेशा उसका ख्याल रखते हो, जैसे कि तुम अभी बॉक्सेस को लेकर किए थे, तुम एक इनक्रेडिबल काइंड और केयरिंग पर्सन हो। तुमको याद है स्कूल के पहले वाले दिन में जब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था तब तुम्हारा एंट्रेंस सेरेमनी होने के बावजूद भी तुम मुझे एक डॉक्टर देखने के लिए भेज रहे थे। मेरा गेस है कि हिकारू उस दिन तुमको वैसे एक्ट करते हुए देख ली थी और तुम्हारे प्यार में पड़ गई होगी। मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परसेप्टिव लड़की है। इसके अलावा मुझे कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। शायद तुम एग्जैक्टली उसी टाइप के बंदे हो जिसके प्रति वो अट्रैक्टेड है। तभी हिकारू उससे पूछती है कि तुम सभी बॉक्सेस को मूव कर दिए हो। योसुमी कहता है लगभग मैं सभी, मगर रूम का वो दृश्य देखकर उसका बोलते ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा कमरे को एक बहुत ही बड़े से बेड से भर कर रख दी होती है। रूम में सिर्फ एक ही बड़ा सा बेड को देखकर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए पूछता है कि एक ही बड़ा सा बेड, इसका मतलब तुम रात को कहाँ सोने वाली हो। हिकारू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए और कहती है ऑफ कोर्स मैं बेड पर तुम्हारे साथ सोऊंगी। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो पूछती है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, क्या तुम भूल गए कल हम लोग जो स्नगलिंग किए थे, हम तो एक दूसरे को बॉडी के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब इसी के साथ में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं और योसुमी अभी भी नींद में ही होता है। जो देखकर उसकी मम्मी पूछती है कि कल रात को तुम अच्छे से सोए थे ना। योसुमी कहा था बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक पल के लिए भी ढंग से सो ही नहीं पाया था। जो सुनकर उसकी मम्मी कुछ और ही समझकर कहती है इसका मतलब कांग्रेचुलेशन बेटे। मगर तभी योसुमी काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहने लगा होता है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है।
उसके फादर कहते हैं, वेल तुम उसके एडवांसेस को रिजेक्ट करने से एक साथ रहना स्टार्ट कर दिए हो, इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्या तुम ऑलरेडी शादी करके सेटल डाउन करने का प्लान बना रहे हो क्या, कर लिए हो क्या। उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम दोनों प्रिपेयर हो गए हो तो हम सोच रहे हैं कि हम तुम दोनों लव बर्ड्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। उनकी बातें सुनकर योशिमी सर में से लाल हो गया होता है और कहने लगा होता है कि देखिए उसके पास में सोने का जगह नहीं था, इसलिए मैं उसके बेड पर सोने के लिए दे दिया था और खुद ही नीचे सो रहा था। जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब हम लोग अलग अलग रूम में चले जाएंगे सोने के लिए। तभी उसकी मम्मी कहती है कि सोचने वाली बात है, अभी तक हमें हिकारू चान के पेरेंट्स से मिलने का मौका नहीं मिला है। डेटिंग ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं सोचना चाहती हूँ कि हम ये करके ओवर स्टेप तो नहीं कर रहे हैं ना। इसके जवाब में हिकारू थोड़ी सी डाउन फील करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को बता दी थी, मगर वो लोग कहे हैं कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। उसकी मम्मी थोड़ी सी चिंता करते हुए कहती है कि अगर कुछ हो जाता है तो ये उनको भी अफेक्ट कर देगा ना। आफ्टर ऑल तुम मित्सुबिशी ग्रुप की इकलौती हायर हो ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लोग तो अभी तक अच्छी तरह से इंगेज भी नहीं हुए हो, इसलिए शादी की तो बात ही मत करो। मगर फिर भी एक और बंदे को अपने फैमिली में लेकर जाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये सुनकर योशिमी काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिससे उसके मुंह से सूफी फेंका जाता है। वहीं पर हिकारू भी थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, फैमिली में एक और दूसरा बंदा को लेकर जाने से आपका क्या मतलब है। वहीं पर उसके फादर भी थोड़े से कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि कहीं तुम इस बारे में तो बात नहीं कर रही हो ना कि हमें शादी क्यों करना पड़ा था। उसकी मम्मी याद करते हुए कहती है कि ये तो फेमिलियर लग रहा है ना, हम दोनों पता नहीं कितने सालों से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन तुम कभी शादी के लिए पूछे ही नहीं थे, इसलिए मैं जानबूझकर प्रेग्नेंट होने के बाद में तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स की थी। वो याद करके उसके फादर थोड़े से डरते हुए कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था जब तुम पहली बार मुझसे कही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी और ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि इस बात को लेकर तुम मुझे प्रपोज कर दी थी। उनकी बातें सुनकर योशिमी कहता है कि लगता है कि मेरे पेरेंट्स का शॉटगन वेडिंग था। हिकारू कहती है, ओह तो एक शॉटगन वेडिंग था। उसके मुंह से ये सुनकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं पर हिकारू काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर चमकने लगी होती है, मानो कि वो ये कह रही हो कि अब मैं समझ गई हूँ। दूसरी तरफ में उसको इतना ज़्यादा चमकते हुए देखकर योशिमी डर के मारे कहने लगा होता है कि ऐसा सोचना भी मत, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। वहीं पर हिकारू काफ़ी ज़्यादा चमकते हुए कहती है कि चलो आज फिर से एक साथ सोते हैं। वो डरते हुए कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि सोने से तुम्हारा कुछ और ही मतलब है। अब इसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में वो जाते हुए कहता है कि आज मैं बाकी का काम ख़त्म करके रहूँगा। ये बोलकर वो उसका बड़ा सा पलंग को बदल कर एक छोटा सा पलंग रखने लगता है, जिससे कि घर में थोड़ा सा और जगह बन जाए। वो सब काम करने में योशिमी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। उसको उतना ज़्यादा थका देखकर वो कहती है कि तुम कल रात को भी अच्छी तरह से सो नहीं पाए थे, इसलिए कुछ टाइम के लिए मेरे साथ एक छोटा सा नैप क्यों नहीं ले लेते हो। जो देखकर योशिमी सोचता है ये काइंड हो रही है या फिर मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा था कि टाइम के साथ मैं इसका शादी करने वाला मैटर से खुद को बचा लूँगा, लेकिन शायद ये दूसरा स्ट्रैटेजी का यूज करके ये तो मुझसे तुरंत शादी करना चाहती है। मैं चाहे कितने ही स्ट्रगल क्यों ना कर लूँ, लेकिन अंत में सभी रोड शादी पर ही लेकर जा रहा है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नैप नहीं ले रहा हूँ और अब से हम लोग साथ में नहीं सोएंगे। हिकारू कंफ्यूज होते हुए पूछते, लेकिन क्यों नहीं। वो शर्माते हुए कहता है, क्योंकि अगर हम सेम रूम में रहते हैं तो ये इनएविटेबल है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। मैं यहाँ पर अपने लिमिट्स को लेकर रियलिस्टिक हो रहा हूँ। हाई स्कूल शादी और बच्चे के लिए बहुत जल्दी हो जा रहा है। हिकारू कहती है कि मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन अगर तुम इसको लेकर अगेंस्ट हो तो मैं वही करूँगी जो तुम चाहोगे। ये बोलकर वो उसको हग करते हुए कहती है, क्योंकि फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होने के नाते हमें एक दूसरे का विशेष का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब इसी के साथ में कुछ घंटों के बाद में वो अपने रूम को अच्छी तरह से सजा लेता है और उसके साथ पलंग पर बैठ कर कहता है कि अब से तुम अपने बेड पर सोओगी। ये बोलने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण उसी को ऊपर गिरकर सो जाता है। उसको अपने ऊपर देखकर हिकारू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहने लगी होती है कि मुझे तो लगा था कि तुम शॉटगन वेडिंग प्लान के अगेंस्ट थे ना। लेकिन तभी उसको घोड़े बेचकर सोते देखकर कहती है कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा, मैं इसको कुछ देर तक ऐसे ही अपने ऊपर सोने देती हूँ, आखिर मैं एक वंडरफुल गर्लफ्रेंड जो हूँ। तभी योशिमी उसके संतरे को पकड़ते हुए नींद में कहता है कि ये तकिया तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जिससे हिकारू काफ़ी ज़्यादा सर में से लाल हो गई होती है। अब काफ़ी देर के बाद में जब वो अचानक उठता है तो कहने लगा होता है कि अरे नहीं, मैं सो गया था।
वहीं पर उसके नीचे हिकारू उससे कहती है, क्या तुम अच्छे से सोए थे ना? वो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उससे माफ़ी मांगने लगा होता है, मगर हिकारू कहती है, ऐसा नहीं जैसे कि तुम कुछ गलत काम कर दिए हो, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। मगर मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम मेरे चेस्ट के ऊपर में सो जाओगे। मेरा दिल तो अभी तक जोरों से धड़क रहा है। वो सब सुनकर योशिमी अपने मन में चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि और मुझे लगा था कि वो सुपर सॉफ्ट तकिए हैं। वो जितना मैंने सोचा था उनसे बड़ा निकला। वहीं पर हिकारू कहते, माफ़ करना, ये मेरी ही गलती है। हालांकि तुम मुझे पूरी तरह से डिनाई कर दिए थे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इरिजिस्टेबल हूँ कि तुम खुद को रोक ही नहीं पाए थे। शायद मुझे साथ में रहने से पहले ये पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर कर लेना चाहिए था। वो सब सुनकर योशिमी कहता, रिकॉर्ड के लिए मैं बता देता हूँ कि थकने के कारण ये सब हुआ था। मैं तुम्हारे टेम्पटेशन में अभी तक नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, तुम एक चीज़ को लेकर बिल्कुल सही हो। मैं अपनी मम्मी के अलावा किसी दूसरी लड़की के अपने घर में होना का यूज्ड टू नहीं हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे इस बात को बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तभी उसकी मम्मी आकर कहती है कि तुम लोग वो सभी कमोशन के कारण काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे, इसलिए डिनर से पहले नहा क्यों नहीं लेते हो। ये बोलकर वो उनको अपना बाथ टब दिखा देती है, जहाँ पर हिकारू शिगोमोरी के साथ नहाने जाती है। जो देखकर उसकी मम्मी थोड़ी से कंफ्यूज होते हुए कहती है कि आखिर वो दोनों एक साथ क्यों जा रहे हैं। वहीं पर अंदर में किसी की गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर योशिमी काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हुए जल्दी से देखने चला जाता है कि क्या हुआ। मगर सामने का नज़ारा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सामने में बिना कपड़ों के गिरी हुई होती है। वो देखकर वो दोनों शर्मा जाते हैं और वो जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर माफ़ी मांगने लगता है और सोचता है कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा निकला, और ये सोचो कि मैं तो उन पर ही सो रहा था। वहीं पर हिकारू माफ़ी मांगते हुए कहते कि माफ़ करना, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं शिगोमोरी के साथ नहाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जगह था ही नहीं। वो पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों नहाना चाहती थी। शिगोमोरी कहती है कि मिस हिकारू का पीठ धोना भी मेरा जॉब का एक पार्ट है, और अब जबकि जेंटलमैन इस रूम में है तो आपको कवर कर लेना चाहिए। हिकारू उसके लिए उसको थैंक्स कहती है और उससे कहती है कि अब तुम देख सकते हो। योशिमी वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो अपना वाला टॉवल से हिकारू को कवर तो कर दी है, मगर वो खुद ही वैसे ही है। जो देखकर वो जल्दी से उसको एक दूसरा टॉवल देकर अपना आँख बंद करके कहता है, काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए कहने लगा होता है कि अब से बिना इसके हेल्प के तुम नहाना शुरू कर दो, नहीं तो मेरे छोटे से घर में एक से ज़्यादा लड़कियाँ होंगी तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हिकारू कहती है, लगता है कि अब जबकि मैं तुम्हारे हाउस होल्ड के पार्ट बन गई हूँ तो मुझे शिगोमोरी पर कम डिपेंड होना शुरू कर देना चाहिए। इस बार मैं इसके बिना ही नहाने की कोशिश करूँगी। योशिमी को उसका सभी फेवरेट साबुन और शैम्पू के बारे में बताने लगी होती है। जो सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा जॉब को टेक ओवर करने के लिए नहीं कह रहा था। मगर हिकारू उसके बात को पूरा करने से पहले बीच में काटते हुए कहती है कि हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात है कि तुम मुझे वैसे देख लिए थे, लेकिन ये हार्डली फर्स्ट टाइम है। इससे पहले वो लॉन्ड्री वाला इंसिडेंट हुआ था, प्लस तुम्हारा कडलिंग और मेरे चेस्ट पर सोना। लेकिन जब तुम सोचोगे कि हम दोनों एक दिन हस्बैंड और वाइफ बनेंगे, तब ये बातें उतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं लगता है। ये बोलकर वो उसका एक हाथ पकड़कर कहती है कि इसलिए चलो साथ में शावर लेते हैं। तो वहीं पर शिगोमोरी उसका टी शर्ट खोलते हुए कहती है कि मुझे असिस्ट करने में हेल्प करने दो। उन सब से उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है, उसका पैंट में कुछ होने लगा होता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर छिप जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।